start off with this third topic, which is kinetic equation and equipartition of energy. ये वाला जो पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, ये फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा रिलेटेड है एंड इट इज़ लेस रिलेटेड टू द सेकेंड पार्ट. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. ठीक है, इसमें क्या है कि लेट अस सपोज कि एक गैस है, वो किसी कंटेनर के अंदर है. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि उसके ऊपर एनर्जी कितनी लग रही है या प्रेशर कितना है. ठीक है, उस कंटेनर के अंदर. तो वो कैसे होगा? लेट अस सपोज कि गैस मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. नाउ दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ठीक है, आपको ये पता है कि प्रेशर जो होता है गैस की वजह से वो तभी होता है क्योंकि जो कोलिजन होती रहती है वहां पे आपस में, इस वजह से गैस की वजह से वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है. राइट, ये आपको पता है. तो वो कैसे होता है? लेट अस सी. लेट अस सपोज कि कोई एक इलेक्ट्रॉन आया एंड कोई एक मॉलिक्यूल आया एंड इट हिट्स द कंटेनर इन दिस मैनर, जो कि नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है. फिर ये हिट होकर डिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब भी हिट होकर डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन. ठीक है ना, इस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है. इस चेंज इन मोमेंटम की वजह से एक फोर्स लगेगी. ठीक है, नाउ लेट अस सी क्या है चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ इस डायरेक्शन में. पहले कितना था? पहले मोमेंटम था mv cos थीटा. mv cos थीटा इस डायरेक्शन में था, फाइनली इस डायरेक्शन में हो गया. सो डेल p along the normal direction is 2mv cos थीटा. राइट, ठीक है. अब टाइम कितना है? मतलब ये तो एक कोलिजन हुई. अब क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल आया ये यहां से कोलाइड करके आ रहा होगा, यहां से कोलाइड करा फिर यहां पर आया. जैसे ये वाला मॉलिक्यूल यहां पे गया, अब दोबारा कोलिजन करेगा. तो इन दोनों कोलिजन्स के बीच में, इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में टाइम कितना है? अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इतना डिस्टेंस कितना है? ये दिस इज r, सो दिस विल बी r cos थीटा, 2r cos थीटा अपॉन v. तो डेल्टा t इतना टाइम होगा, 2r cos थीटा अपॉन v इतना टाइम है. ठीक है, तो फोर्स क्या हुई? डेल p अपॉन डेल t, चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम टेकन. ठीक है, तो ये कितना हुआ? 2mv cos थीटा अपॉन 2r cos थीटा अपॉन v. So this comes out to be m upon r v square. ठीक है, अब ये तो एक मॉलिक्यूल की वजह से हुआ. अब काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका क्या होगा? टोटल v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन. ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी होती है दिस इज टर्म्ड एज द VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS. अब अगर काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी वेलोसिटीज मेरे को बतानी है. तो एक होती है VRMS, रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ दिस स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर. ठीक है, ऐसे 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 ऐसे. राइट, अब मैंने क्योंकि सबकी वजह से जो फोर्स होगी वो कैलकुलेट करी, सबकी वजह से, तो सबका मास जो है वो भी एड अप हो जाएगा. टोटल मास कितना हो जाएगा? अगर n मॉलिक्यूल्स है तो n इंटू m अपॉन r इंटू VRMS का होल स्क्वायर. ठीक है ना, ये हो गया. अब प्रेशर कितना होगा? ये तो फोर्स हो गई, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. वो कितना होगा? nm VRMS का स्क्वायर अपॉन r. एरिया कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है, अब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन गया? 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब. ये वॉल्यूम हो गया. सो दिस इज इक्वल्स टू nm VRMS का स्क्वायर अपॉन 3v. ठीक है, इतना प्रेशर हो गया. राइट, अब ये जो है n इंटू m, ये मास क्या है? दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. तो n इंटू m क्या हो गया? टोटल मॉलिक्यूलर मास, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास हो गया. नाउ m अपॉन v इज टर्म्ड एज द डेंसिटी, रो. ठीक है ना, तो रो लिख सकता हूं मैं इसको. तो एक तरह से क्या हुआ कि VRMS यहां से क्या आया था हमारा? P इज इक्वल्स टू nm अपॉन 3v VRMS का होल स्क्वायर. दिस इज वॉल्यूम v. तो इसको मैं रो लिख सकता हूं. तो VRMS क्या आ जाएगी एक तरह से? VRMS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p अपॉन रो. रो इज द डेंसिटी. तो VRMS की वैल्यू आ गई ये p अपॉन रो. अब p अपॉन रो को मैं अलग फॉर्म में भी लिख सकता हूं, विच इज RT अपॉन m, 3RT अपॉन m. ये भी एक फॉर्मूला है. ठीक है, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं. यहां पे क्या करा इन्होंने कि इसको हम लिख सकते हैं 3 kT बाई m, स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT बाई m, स्मॉल m.
m is the mass of one molecule, और k जो होता है, k is termed as the Boltzmann constant, ये होता है r by m, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, दिस इज गिवन एज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ये हो गई हमारी VRMS की वैल्यू, ठीक है। एक ये VRMS होता है, सिमिलरली दो वेलोसिटीज और होती है, ये VRMS हो गई। एक होती है V एवरेज जो होती है स्क्वायर रूट ऑफ 8/π/RT/m, ठीक है। ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m, ये होती है V एवरेज 8RT/m, और एक होती है V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m, ठीक है। तो इनको आप याद रखोगे। अब RT/m को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो P/ρ, ठीक है, और KT/m में भी लिख सकते हो। ये होती है तीन टाइप की स्पीड्स जो होती हैं। अब क्या होता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v², हाफ m v1² प्लस v2² अप टू so on। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो गई। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितनी होगी, ये तो सबकी होगी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतनी एवरेज होगी, एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये होगी VRMS का स्क्वायर, राइट। So this will be equals to, this comes out to be 3/2 kT, क्योंकि इसको मैं VRMS का स्क्वायर लिख सकता हूं। VRMS को मैं लिख सकता हूं आराम से 3 kT/m, m से n कैंसिल हो गया, ठीक है ना, राइट। और ये जो मास था, क्योंकि सबका एड अप होगा तो ये काफी सारे मासेस हो जाएंगे, मतलब टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास होगा ये सारा। तो n से n कैंसिल हो गया, तो एक तरह से मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल हुआ ये। मतलब यहां पर जो मैंने निकाला हाफ m VRMS स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली हाफ m VRMS का स्क्वायर। ये सिंपली लिख सकता हूं बिकॉज जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जीज को, ऑल्दो द मास तो सेम है, लेकिन VRMS जो है वो यहां पर मास जो है टोटल हो जाएगा, तो n से डिवाइड हो गया, तो सारे मॉलिक्यूल्स का मास डिवाइड बाय n इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो 3/2 kT आ जाता है, राइट। तो ये होती है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, राइट। नाउ वी कम टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। व्हाट दिस लॉ सेज दिस, कि ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है, ये एक्चुअली में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। ये जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई है 3/2 kT जो आई है, ठीक है, ये जो होती है ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। ऑन एन एवरेज इट सेज कि हाफ kT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को करता है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करता है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये देखते हैं। There are number of independent modes of motion of a physical state in a degree of freedom. For example, अगर एक मोनोटॉमिक गैस है, मतलब एक सिंगल गैस है, सिंगल मॉलिक्यूल है, एक मोनोटॉमिक, एक एटम है उसके अंदर, तो वो किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम को होता है कि किस तरीके से वो मूव अबाउट कर सकती है। एक तो क्या हो सकता है, या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ जा सकती है, एक वाई और एक जेड, ठीक है। ये होती है इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी 3 डायमेंशंस में जा सकती है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नाउ जो डायटोमिक गैस होती है, यानी अगर ClCl लेट सपोज, ये डायटोमिक हो गई। अब ये इसके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। 5 डिग्रीज कौन कौन सी होती है, एक तो 3 तो ट्रांसलेशनल हो गई। ट्रांसलेशन कौन सी, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, और 2 होती है इसकी रोटेशन होती है, ठीक है, रोटेशन अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। ये रोटेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 2, जो कि होती है कि ये एक आपस में एक दूसरे के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, एक ऐसे रोटेट कर सकता है और एक ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये और हो गई। तो टोटल डायटोमिक जो गैस होती है उनके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। अब अगर इन गैसेस का टेम्परेचर ज्यादा हो तो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, दैट इज कॉल्ड 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ऐड होती है, दोज आर कॉल्ड द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब क्या हो सकता है, ये आपस में मतलब इस तरीके से वाइब्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से वाइब्रेट और कर पाएंगे,
राइट तो ये 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और आ जाती हैं, तो इस उन टाइम पे इनकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो 7 हो जाती है। और जो पॉलीएटॉमिक गैसेस होती हैं, जैसे पॉलीएटॉमिक मतलब अगर लेट अस सपोज कुछ ऐसी गैस है, ठीक है, तो अब इसके पास क्या है, 3 ट्रांसलेशन तो होंगी x, y और z की तरफ, 3 रोटेशन डिग्रीज और हो जाती हैं, मतलब एक तो इसके अबाउट रोटेट कर दो पूरे मॉलिक्यूल को, एक इसके अबाउट रोटेट कर दो, एक इसके अबाउट, तो टोटल इनके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 6, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल, और अब टेम्परेचर ज्यादा हो तो 2 डिग्री वाइब्रेशनल और हो जाती है, तो टोटल 8 हो सकती है, राइट। तो ये होता है। और जो हमने याद है आपने जो फर्स्ट पार्ट में गामा करा था, CP/CV इज इक्वल्स टू गामा, ये गामा अभी तक मैंने डिफाइन नहीं करा था, बिकॉज इस वाले टॉपिक के अंदर ये गामा ही डिफाइन होगा, एंड दिस गामा इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी जुड़ी होती है, ½ kT। तो अगर F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो तो एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी F/2 kT, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, एंड फॉर n मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ n हो जाएगा, राइट। नाउ अब जो हमारा CV होता है, CV जो होगा दिस विल बी एज F, दिस इज FR/2। ये कैसे आया आप बुक से देख लेंगे। जैसे ये जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, अब इसको हमने DU लिख लिया था, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। ये तो गैस के अंदर की एनर्जी होगी, तो DU कितनी हो गई, F/2 kT, ठीक है, F/2 kT हो गई थी। और K क्या होता है, R/N, और अगर N मॉलिक्यूल्स हो तो उनका कितना हो जाता है, N मल्टीप्लीकेशन में और आ जाता है, N into N, ठीक है। तो N से N कैंसिल हो गया, तो NF/2 into RT, ये DU होता है। और CV क्या होता है, DU/NDT, राइट। अगर N मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ N मोल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, N into Na, यहां पे ये हो गया, राइट। तो DU/NDT, ये CV होता है। तो DU की वैल्यू अगर मैं ये पुट करूं तो मेरी CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, FR/2, ठीक है। ये यहां से डिराइव होता है। तो आपको CV की वैल्यू पता चल गई, मतलब नंबर ऑफ डिग्रीज इनटू R/2 इज कॉल्ड द CV। और CP क्या होगा, CP हमको पता है CV प्लस R होता है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू F/2 + 1 into R, दिस इज इक्वल्स टू CP। और हमको एक और चीज पता है कि गामा जो होता है, गामा इज इक्वल्स टू CP/CV, तो दिस इज इक्वल्स टू F/2 + 1 डिवाइड बाय F/2, सो दिस इक्वल्स टू F+2/F, गामा। गामा की वैल्यू ये होती है, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 1 + 2/F। तो गामा ये वो गामा होता है, ठीक है। वहां पर जो भी PV⁻⁴ गामा होता है उसके अंदर यही होता है। ये एडिमेटिक प्रोसेस के अंदर जब PV⁻⁴ गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट करते हैं, उसमें भी गामा ये वाला यूज होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गामा। तो अब क्या होगा कि मोनोटॉमिक गैस हो गई, डायटॉमिक गैस होगी, उन सब के लिए CV की वैल्यूज अलग अलग होंगी। फॉर एग्जांपल मोनोटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होगी 3R/2, ठीक है। डायटॉमिक गैस के लिए होगी CV इज इक्वल टू 5R/2। सिमिलरली CP की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। CP यहां पर हो जाएगा 5R/2, यहां पे CP हो जाएगा 7R/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, और यहां पे गामा का मेन इंपॉर्टेंस आता है, राइट। और मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू हो जाती है 5/3, यहां पर गामा की वैल्यू होती है 7/5 डायटॉमिक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से CP और CV होते हैं। और अगर आपको काफी सारे मिक्सचर दे रखे गैसेस का, तो लेट अस सपोज कि हीलियम और नाइट्रोजन है, एक मिक्सचर है उसके अंदर हीलियम और नाइट्रोजन है। अब
एक डायटोमिक और एक सिंगल मोनोटोमिक गैस है, जो मर्जी हो, तो उसके अंदर आप इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर इनका मिक्सचर दे रखा है, तो उस पूरे मिक्सचर का सीवी क्या होगा या सीपी क्या होगा, वो कैसे निकाला जाता है? सीवी जो मिक्सचर का होता है, दैट इज number of molecules of the first gas into the CV of that gas plus number of molecules of nitrogen, ये जो other gas होगी, CV2 up till so on, divided by total number of moles. ठीक है, इस तरीके से CV मिक्सचर आता है. सिमिलरली CP मिक्सचर भी ऐसे आएगा, या फिर CP मिक्सचर आप सिंपली वो भी कर सकते हैं कि CV प्लस R कर देंगे सिंपली, तब भी आपका आ जाएगा, राइट. और गामा जो होगा, फिर गामा मिक्सचर जो निकालना होगा वो कर देंगे सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर. ठीक है, इस तरीके से गामा आ जाएगा आपका. ऑलराइट, तो अब क्या हुआ कि काफी सारे जो आपके जो हमने फर्स्ट पार्ट करा था हीट ट्रांसफर, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट था, काफी क्वेश्चंस जो हैं वो वहां पर नहीं कराए गए थे. अब आपको ये सब पता चल गया है, तो काफी क्वेश्चंस अब भी हैं. एग्जांपल जो मैं आपको अब कराऊंगा, तो वो देखते हैं कैसे करना है.